मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं आंकलन कार्यपत्रक 12 जो कि आपको मिला है 29 नवंबर 2021 को और ये कक्षा 10वीं के लिए है और साथ में ये हमारा अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और हमारी परीक्षाएं 9 दिसंबर को होने वाली हैं। आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है सबसे पहले उसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है, यानी कि फसलों के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। पहली ही पंक्ति से हमें अंदाजा लग जाता है कि पूरा गद्यांश किसके ऊपर आधारित है। ये उगाई जाने वाली फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। तो आप सभी जानते हैं फसलें मौसम के अनुसार अलग अलग उगाई जाती हैं। शुरू से ही किसी खेत में एक ही फसल न उगाकर फसलें बदल बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है। तो प्राचीन काल से ही जो किसान होते थे वो एक खेत में एक ही तरह की बार बार फसलें नहीं उगाते थे, बल्कि बीच में उनको बदल बदल कर उगाते थे ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रही। परंतु ये परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर न आधारित होकर सामान्य आवश्यकता के अनुसार चलती आ रही थी। बहुत समय पहले की बात करें तो इतना वैज्ञानिक सिद्धांत हम नहीं जानते थे। तो जो व्यक्ति होता था, जो किसान होता था, वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर फसलों में बदलाव करता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी विकास होने के साथ साथ वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए और उनके बारे में अनेक तर्क भी दिए, जिसके माध्यम से किसानों को बहुत मदद मिली। परंतु आज नए नए अनुभव एवं अनुसंधानों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया। तो पहले भी किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल चक्र सिद्धांत को अपनाते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कौन सा सिद्धांत है। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए, निश्चित समय के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। अर्थात किसी निर्धारित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों के इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहराव या कमी आने के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही ज्ञात होता है कि इसमें फसल चक्र सिद्धांत का न अपनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण, जीवांश की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की कमी, मित्र जीवों की संख्या में कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ाव, खरपतवार की समस्या में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में कमी, भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन, क्षारीयता में बढ़ोतरी, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशकों का अधिक उपयोग तथा नाशी जीवों में उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हमारे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादक प्रणाली धान गेहूं मृदा उर्वरता के टिकाऊपन के खतरे बढ़ गए हैं। तो ये सभी कारण यहाँ पर बताए गए हैं। अगर बार बार एक ही भूमि में एक ही तरह की फसलों को उगाया जाता है तो उस फसल को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो धीरे धीरे कर मिट्टी से कम हो जाते हैं। अगर हम दूसरी फसल को उगाते हैं तो दूसरी फसल को कुछ अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक फसल जब हम नहीं उगाएंगे तो उसके पोषक तत्व दूसरी फसल नहीं लेगी। इसलिए हम कह सकते हैं फसल चक्र सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज न तो केवल उत्पादन वृद्धि रुक गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षा न बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया है। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल चक्र, फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी हो जाएगा। दलहनी फसलें क्या होती हैं? जो हमारे दाल होती हैं, दालों से संबंधित जो फसलें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, दलहनी फसलें। क्योंकि दलहनी फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है। और आप सभी साइंस में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, एसएसटी में भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं और अपठित गद्यांश के माध्यम से हमें साथ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह की बातचीत हमारे गद्यांश में की गई है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए जल्दी से यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है, बहुवैकल्पिक हैं सभी प्रश्न, क्योंकि हमारी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मनुष्य अपने पोषण के लिए क्या करता आ रहा है?
व्यापार करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, मनोरंजन करता है, फसलें उगाता आ रहा है। तो हमें गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है। तो जो मनुष्य है अपने पोषण के लिए गद्यांश के आधार पर फसलें उगाता आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगातार एक ही फसल को उगाने से क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं। उत्पादन में कमी आ जाती है? बिल्कुल सही है। उत्पादन में नमी आ जाती है? तो नमी तो ये हंसने वाली बात है, ऐसा तो होता ही नहीं है। और उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? बी विकल्प सबसे सही है, क्योंकि अगर हम एक ही तरह की फसलों को बार बार उगाते हैं, जैसा कि अभी अभी हम गद्यांश में पढ़ रहे थे, तो उत्पादन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है? उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से। बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प सही हो जाता है। लेकिन बाकी के विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं क्या दिए गए हैं। उर्वरता में कोई अंतर नहीं रखने के उद्देश्य से, तो ऐसा तो नहीं है, ये नकारात्मक है। उर्वरता को कम के उद्देश्य से, ये भी गलत है। उर्वरता को बढ़ाने के उद्देश्य से, तो बढ़ाने के उद्देश्य से ये हमारा सकारात्मक है। लेकिन अगर हम गद्यांश की बात करें तो उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया है। फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है, आसान सा है, तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही है। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन में ठहराव या कमी आने के कारण है। फसल चक्र का अपनाया जाना, फसल चक्र अपनाना तो अच्छी बात है, तो ये तो नहीं है। फसल चक्र का न अपनाया जाना, ये सही है। मौसमी परिवर्तन, ये भी हम कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? बी विकल्प है हमारा, फसल चक्र का न अपनाया जाना, जिसके कारण जो उर्वरता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कमी आ जाती है। हमारे देश का मौसम खालिस्तान भी से भरा हुआ है। तो हमारे देश का जो मौसम है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, अलग अलग मौसम है यहाँ पर, और उसी के हिसाब से हम फसलें उगाते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर बी विकल्प सही है। और यहाँ पर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया है, हमारे देश का मौसम विभिन्नता से भरा हुआ है या विभिन्नताओं से भरा हुआ है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए आज क्या हो रहा है? कम मात्रा में उर्वरकों का उपयोग, ऐसा नहीं है। उर्वरकों का प्रयोग नहीं, ऐसा भी नहीं है। अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सके, लेकिन ये भूमि के लिए सही नहीं होता। उपरोक्त सभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा क्या है? सही है। किन फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है? तो टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया किस तरह की फसलों से होती है? दलहन फसलों से होती है, दाल वाली जो फसलें होती हैं उनसे होती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही है। आगे पूछा गया है, समावेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है। तो समावेश में सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा और आवेश हमारा मूल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। तो आपने देखा, व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी हमारे पूछ लिए जाते हैं। विकसित शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। तो यहाँ पर विकास और इत हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो बी विकल्प क्या है? सही है। विकास और इत तो क्या बन जाएगा? विकसित। तो कुछ हमारे व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारी व्यवहारिक व्याकरण होती है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कुल हमारे 10 प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।